हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश की बात करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है मध्य प्रदेश में गुप्त वंश। मध्य प्रदेश के इतिहास में गुप्त वंश से संबंधित क्या क्या हमें प्रमाण मिलते हैं, गुप्त वंश किस प्रकार से संबंधित है मध्य प्रदेश से, वो सारे फैक्ट्स आज की इस क्लास में हम जानेंगे। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। देखो स्टूडेंट, लगभग चौथी शताब्दी में हमारे देश में एक नई सत्ता की स्थापना हुई और वह सत्ता गुप्त वंश के रूप में अस्तित्व में आई। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ऐसा कोई भी राजवंश भारत में इतने लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया जिसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन किया हो। भारत कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, परंतु गुप्त वंश के समय गुप्त सत्ता के अंतर्गत भारत में फिर से एक अखंडता आई। भारत जो है वह फिर से एकजुट हुआ और जो भारत कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा था उन सारे राज्यों को जीतकर भारत का वापस से एकीकरण किया। और वह गुप्तवंशी शासक है समुद्रगुप्त, जिसके कारण हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि उसने भारत की बिखरी हुई सत्ता को समेटकर एक छत्र के नीचे स्थापित किया। ठीक है, तो गुप्त वंश इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश से संबंधित भारत के इतिहास में आप बहुत सारे फैक्ट्स भी पढ़ोगे और गुप्त वंश से संबंधित सब कुछ आप वहां पर जानोगे। अभी हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि आखिर में मध्य प्रदेश से किस प्रकार से ये रिलेटेड है और क्या क्या एविडेंस गुप्त वंश के हमें हमारे प्रदेश में मिलते हैं। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत गुप्त वंश की। तो स्टूडेंट, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। इस श्रीगुप्त नामक कोई शासक था, है ना, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इस श्रीगुप्त के पश्चात इसका जो बेटा आया उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, ये दो हमें प्रारंभिक गुप्त शासक मिलते हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच। परंतु इन दोनों की सत्ता की क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार का इनका शासन था, ये कुछ हमें ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। घटोत्कच के पश्चात इस घटोत्कच का बेटा शासक बना और उसका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, इस वंश में एक से ज्यादा चंद्रगुप्त हुए, इसलिए हम पहचान के लिए इसे कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम नामक शासक हुआ जो कि घटोत्कच का बेटा था। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में कहा जाता है कि 26 फरवरी 320 ईस्वी में 26 फरवरी 320 ईस्वी में, अभी 2024 ईस्वी चल रही है ना, ये बात है 320 ईस्वी की। तो 26 फरवरी 320 ईस्वी में इस चंद्रगुप्त प्रथम का जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। और जिस दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था उसी दिन से एक नए संवत की शुरुआत हुई है इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, और उस संवत का नाम है गुप्त संवत। आप जानते हैं पीएससी ऐसे संवत वाले प्रश्न पूछता है ना, हम विस्तार से इन पर भी चर्चा करेंगे। यहां से भी प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा है, आप जानते हो ना, मालवा संवत से प्रश्न आया था, है ना, तो आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका जो राज्याभिषेक है वह 26 फरवरी 320 ईस्वी को हुआ और इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत प्रारंभ किया गया, जो संवत गुप्त संवत के नाम से फेमस हुआ, या गुप्त संवत के नाम से जिस संवत को जाना जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों में श्रीगुप्त, उसके पश्चात घटोत्कच और उसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। अब देखो स्टूडेंट, इन तीनों ही शासकों से संबंधित कोई विशेष प्रमाण मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड कोई ज्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र अर्थात की वर्तमान का बिहार, है ना, जो पटना है बिहार में। ठीक है, तो राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र में। मध्य प्रदेश में उस समय छोटी छोटी मध्य प्रदेश में कई सारी छोटी छोटी सत्ताएं जो थी वो स्थापित थी। कहीं नागवंशी शासक
शासन कर रहे थे। कहीं वाकाटक वंश था, कहीं आभीर वंश था। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्ताएं स्थापित थी। इन तीनों ही शासकों से संबंधित हमें मध्य प्रदेश में ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। अब चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो अगला शासक आया, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, और उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त के हमें कई सारे एविडेंस हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मतलब कि समुद्रगुप्त से संबंधित कई सारे एविडेंस हमें हमारे प्रदेश में मिलते हैं, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का वह प्रथम शासक है जिसके एविडेंस हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस मिलता है इसकी प्रयाग प्रशस्ति से, है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति जो है, आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे इस प्रयाग प्रशस्ति के विषय में कि आखिर ये किसने लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या है, सारी चीजें आप जानेंगे। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा लेख है जिसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का और समुद्रगुप्त के विषय में इस प्रशस्ति में जो है सारा उल्लेख किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की यदि हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस समुद्रगुप्त ने पद्मावती के नागवंशी शासक को हराया था। पद्मावती कहां पर, तो देखो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, पद्मावती जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित थी, है ना। वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है, ग्वालियर के समीप है, वो सारा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पद्मावती का जो नागवंश का शासक था उसे इसने युद्ध में हराया था। पद्मावती के नागवंशी शासक को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था। ये फैक्ट हमें पता चलता है इससे, प्रयाग प्रशस्ति से, और उस शासक का जो नाम था वह था नागसेन। ठीक है, तो नागसेन मध्य प्रदेश का शासक था, पद्मावती का शासक था, है ना, आधुनिक पवेया। तो पद्मावती का शासक था, नागवंशी शासक, नाम था जिसका नागसेन, जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। ये फैक्ट हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, मतलब समुद्रगुप्त के विषय में ये एक एविडेंस हुआ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दूसरा एविडेंस की यदि हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति ही कहती है कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत की ओर अभियान चलाया था तो उस समय उसने मध्य भारत के कई सारे शासकों को युद्ध में हराया था। कई सारे शासकों में यदि हम बात करें तो उसने कई सारे शासकों को, मतलब कई सारे राज्यों को उसने जीता था। और वो राज्य कौन कौन से थे, है ना, जिसने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कई सारे राज्यों को जीता था। और वो राज्य कौन से थे, तो वो राज्य था एक मालवा, है ना। मालवा को जीतकर समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था। ठीक है, एक जो राज्य था वह था खरपरिक। ठीक है, खरपरिक जो वंश था उसको जीता था खरपरिक। ठीक है, उसके अलावा एक हो गया मालवा, एक हो गया खरपरिक। ठीक है, एक है सनकानिक। ये छोटे छोटे राज्य थे मध्य भारत में स्थित, सनकानिक। ठीक है, एक था काक। ठीक है, तो ये कुछ राजवंश और राज्य थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने जो है वो जीता था अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति। और इसने नागवंशी शासक नागसेन तथा एक और नागवंशी शासक का नाम मिलता है गणपति नाग। याद करो, जब मैंने आपको नागवंश पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको गणपति नाग के बारे में भी बताया था। तो गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने हराया था, प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा है। समुद्रगुप्त ने पद्मावती के शासक नागसेन को हराया था, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण का जो अभियान उसने चलाया था उस समय उसने मालवा, खरपरिक, सनकानिक, काक, इन सारे राज्यों या इन राजवंशों को उसने जीता था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के विषय में जो शुरुआती फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति से। अब इस समुद्रगुप्त का एक अभिलेख जो है हमें हमारे सागर से भी मिला है। मतलब समुद्रगुप्त जो है, इस समुद्रगुप्त का एक एविडेंस हमें हमारे सागर से मिलता है। ठीक है, जिस अभिलेख को हम बोलते हैं एरण अभिलेख, एरण अर्थात कि सागर। ठीक है, एरण अभिलेख
सागर का ही प्राचीन नाम है एरण। तो समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख जो है ना, जो सागर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के विषय में एक और जो प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है इसका एरण अभिलेख। कहाँ से मिला है? सागर में। अब इस एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त ये बताता है कि समुद्रगुप्त जो है अपने जीवन के अंतिम समय में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपनी रानियों के साथ सागर में आया था और इसने सागर में आकर एक नगर बसाया था, जिस नगर को इसने नाम दिया स्वभोग नगर, ठीक है, स्वभोग नगर। तो सागर में आकर उसने एक नगर की स्थापना की थी, जिस नगर को नाम दिया गया था स्वभोग नगर। ये बात लिखी है एरण अभिलेख में। तो समुद्रगुप्त से संबंधित एक अभिलेख हमें मिलता है सागर में, है ना, एरण अभिलेख। और ये एरण अभिलेख ये कहता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में अपने सगे संबंधियों, अपनी रानियों के साथ यहाँ पर पहुंचा था एरण में, और इस एरण में आकर उसने एक नगर बसाया था, जिस नगर को उसने नाम दिया था स्वभोग नगर, है ना। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पता है ना आपको। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। छोटी छोटे टोर आपको मिलेंगे। मैंने बुंदेलखंड पढ़ाया था तब बताया भी था कि बुंदेलखंड में जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ टोर देखने को मिलती हैं, बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं, है ना। बहुत बड़ी खूबसूरत सा मतलब एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, मन को जो आनंद दे, है ना। इस प्रकार के कई सारे रमणीय स्थल, पर्यटन स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आज से लगभग 2000 साल पुरानी बात है, तो उस समय सोचो और कितनी यहाँ पर पर्यटन से संबंधित चीज़ें रही होंगी, क्योंकि वर्तमान में तो हमने निर्माण के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया है, लेकिन उस समय यहाँ मतलब आज इतनी खूबसूरती है तो सोचो 2000 साल पहले कितना खूबसूरत रहा होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि सागर को देखकर समुद्रगुप्त जो है बड़ा ही खुश हुआ था, और सागर में उसने एक नगर बसाकर यहाँ पर वो कुछ दिन रहा था, यहाँ पर वो कुछ दिन ठहरा था। और सागर में जो मतलब एक प्रकार से पहाड़ियाँ वगैरह, ये जो पूरा पर्यटन का जो लुत्फ उठा सकता है वो सारा लुत्फ उसने यहाँ पर रहकर उठाया था। कहाँ पर? सागर में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है समुद्रगुप्त से संबंधित, जो परीक्षक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त का अगला जो उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ समुद्रगुप्त का बेटा, नाम है जिसका रामगुप्त। भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। शक शासक उसको उठाकर ले गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि रामगुप्त का भाई था छोटा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है, ध्रुव देवी को छुड़ा कर लाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, भारत के इतिहास में मैं आपको सुनाऊंगा। तो समुद्रगुप्त के जो बेटे थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जो बड़ा भाई था रामगुप्त, वो शासक बनता है। परंतु रामगुप्त के विषय में कहा जाता है कि ये साहसी नहीं था, एक दुर्बल नेता था। दुश्मनों ने जब इसको पकड़ लिया तो इसने अपनी जान बख्शने के लिए अपनी पत्नी का इसने सौदा कर दिया, और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को इसने दुश्मनों को सौंप दिया। ये बात रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को बिल्कुल नागवार गुजरी। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को दुश्मनों से छुड़ा कर भी लाते हैं और रामगुप्त का वध कर देते हैं, और स्वयं जो है वो गुप्त वंश के शासक बनते हैं। ये कहानी इस रामगुप्त के विषय में कही जाती है, ठीक है। तो भारत के इतिहास में हम उस कहानी को पूरा समझेंगे, सुनेंगे। चलिए, तो रामगुप्त अगला शासक होता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था और समुद्रगुप्त का बेटा था। अब रामगुप्त से संबंधित क्या क्या प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में मिले, हम वो प्रमाण देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, रामगुप्त से संबंधित एक प्रमाण हमें मिलता है उदयगिरी की गुफाओं में। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, कमेंट करके बताइएगा कहां पर हैं उदयगिरी की गुफाएं, है ना। उदयगिरी गुफाएं जो हैं हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिस जिले में ये स्थित है उस जिले का नाम आपको बताना है ना। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं हमारे प्रदेश में, इन उदयगिरी की गुफाओं में एक रामगुप्त का लेख मिला, जिस लेख में इसको महाराजा धीराज कहा गया है। रामगुप्त को उदयगिरी की गुफाओं में एक लेख हमें मिला, जिस लेख में रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है, ठीक है। तो रामगुप्त से संबंधित एक प्रमाण हमें उदयगिरी की गुफाओं में मिलता है, जहां पर इसे महाराजा धीराज कहा गया। किसे?
रामगुप्त को। रामगुप्त के कुछ सिक्के हमें विदिशा तथा सागर में भी मिलते हैं, है ना। रामगुप्त के कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के जो है हमें वो विदिशा और सागर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विदिशा और सागर में हमें इसके सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये एक और एविडेंस रामगुप्त से संबंधित एक और एविडेंस, इसके जो सिक्के जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं कहां से, विदिशा और सागर से। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं रामगुप्त के विषय में। रामगुप्त से मतलब विदिशा में एक स्थान है, नाम है जिसका दुर्जनपुरा। चलो मैं यहां नई स्लाइड पर लिखता हूं। एक स्थान है विदिशा का, नाम है जिसका दुर्जनपुरा। इस दुर्जनपुरा से, है ना, ये विदिशा का एक स्थान है, विदिशा का दुर्जनपुरा। तो इस दुर्जनपुरा नामक स्थान से 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, इस दुर्जनपुरा नामक स्थान से 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं, है ना। जैन तीर्थंकर जो है ना 24, तो उन 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं और उन मूर्तियों पर लिखा है महाराजा धीराज रामगुप्त। एक और प्रमाण इस रामगुप्त का हमें यहां से मिला, महाराजा धीराज रामगुप्त। ठीक है, तो दुर्जनपुरा, वर्तमान के विदिशा में स्थित दुर्जनपुरा से 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली, है ना। 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली और इन मूर्तियों पर एक लेख लिखा हुआ है, महाराजा धीराज रामगुप्त। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां इसी रामगुप्त के समय पर बनी है, रामगुप्त ने बनवाई है, या रामगुप्त के संरक्षण में ही इन मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसी कारण इन पर महाराजा धीराज रामगुप्त जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो रामगुप्त से संबंधित ये एक और फैक्ट हमें मिला। विदिशा से मैंने आपको बताया ना कि सिक्के मिले हैं, तो विदिशा से काच नामक राजा के सिक्के मिलते हैं, है ना। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है व्यापम में। विदिशा से काच नामक राजा के सिक्के मिलते हैं और इतिहासकार इस काच नामक राजा की पहचान रामगुप्त से ही करते हैं कि ये काच नामक राजा कोई और नहीं, ये रामगुप्त ही था। ठीक है, तो एक और फैक्ट हमें ये मिलता है कि विदिशा से काच नामक राजा के सिक्के प्राप्त होते हैं, जो सिक्के रामगुप्त के ही बताए जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद। अगर हम भारत के इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत के इतिहास में बहुत सारी आपको ऐसी किताबें देखने को मिलेगी, बहुत सारे ऐसे आपको इतिहासकार देखने को मिलेंगे जिन्होंने गुप्त वंश के शासकों में रामगुप्त को काउंट ही नहीं किया, कि रामगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक नहीं था। इसके नाम के पीछे रामगुप्त था, तो जरूरी नहीं कि ये गुप्त वंश का ही शासक हो। जैसे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो क्या चंद्रगुप्त लगा है पीछे तो क्या वो गुप्त वंश का शासक हो गया, है ना। नहीं बोल सकते ना ऐसा कि वो चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का गुप्त वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य में भी गुप्त है, तो कोई वो गुप्त वंश का शासक नहीं है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह बोलना है कि रामगुप्त नामक शासक था, लेकिन वो विदिशा और इसी एरिया में शासन कर रहा था, वो गुप्त वंश का शासक नहीं था, वो गुप्त वंश से संबंधित नहीं था। इतिहासकारों का एक समूह ये मानता है कि नहीं, रामगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का ही बेटा था, रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, और रामगुप्त ने कुछ समय तक शासन किया, वह एक निर्बल शासक था। उसकी पत्नी को उसने दुश्मनों को सौंप दिया अपनी जान बचाने के बदले, और चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी पत्नी को छुड़ा कर लाते हैं और उसको इस कायर कर्म के लिए रामगुप्त को मारते हैं और स्वयं गुप्त वंश के शासक बनते हैं, मतलब गुप्त वंश की सत्ता संभालते हैं। तो इस फैक्ट को लेकर भी विवाद है। अब देखो, मूर्तियों पर उदयगिरी की गुफाओं में महाराजा धीराज लिखा है, महाराजा धीराज रामगुप्त। अब देखो, महाराजा धीराज मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, अगर कहीं पर मुख्यमंत्री लिखा है और कहीं प्रधानमंत्री लिखा है
तो समझ में आता है ना कि यार मुख्यमंत्री तो एक छोटे क्षेत्र की बात हो रही है और प्रधानमंत्री मतलब बड़े क्षेत्र की बात हो रही है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कहीं पर लिखा है मुख्यमंत्री, तो समझ में आता है ना यार किसी राज्य से इनका संबंध है, और कहीं लिखा है प्रधानमंत्री तो समझ में आता है पूरे देश से इनका संबंध है। तो ये महाराजा धीराज लिखा है। महाराजा धीराज मतलब जिसने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन किया हुआ है ना, वो होता था महाराजा धीराज, जिसने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन किया हुआ है, उन सारे राजाओं का वो राजा है। तो ये राजाओं का राजा कोई छोटे से क्षेत्र में तो शासन नहीं कर सकता है ना। तो इतिहासकार जो है प्रमाण देते, कहते नहीं, महाराजा धीराज रामगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के ही शासक थे। ठीक है, तो इतिहास में जो है कई सारे विवाद हैं रामगुप्त को लेकर, लेकिन हमें मध्य प्रदेश में इनके कुछ एविडेंस मिले हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया वो फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए अब देखो स्टूडेंट, रामगुप्त के पश्चात रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश का शासक बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश का शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक। ऐसा कहा जाता है कि 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है ना। लगभग देखा जाए तो 40 साल के आसपास तक इनका शासन था है ना। लगभग 40 वर्षों तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो शासन किया। अब देखो स्टूडेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में यदि हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन वाला जो क्षेत्र है ना वर्तमान का, इस उज्जैन वाले क्षेत्र में शकों का अधिकार हो गया था है ना। शकों ने यहां पर अधिकार जमा लिया था है ना। शकों ने इस उज्जैन वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। मतलब जो पश्चिमी मालवा है उस पश्चिमी मालवा की बात करें तो पश्चिमी मालवा जो है वो शकों के अंडर में था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इस उज्जैन से शकों का संहार करते हैं और शकों को यहां से खदेड़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन से है ना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है ना। आपको नोट्स में मैं जो बोलता जा रहा हूं वो भी लिखते चलना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उज्जैन से शकों का संहार करते हैं, शकों को उज्जैन से भगाते हैं और एक उपाधि धारण करते हैं शकारी की है ना। शकारी की उपाधि धारण करते हैं, मतलब ये इन्होंने उज्जैन से शकों को भगाया और उपाधि धारण की शकारी की। ठीक है, अब ऐसा ही काम इतिहास में पहले भी एक राजा कर चुके थे और उन राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पश्चिम मालवा को शकों से मुक्त करवाया, शकों से आजाद करवाया पश्चिम मालवा को, और जो काम पूर्व में विक्रमादित्य ने किया था वही काम वर्तमान में चंद्रगुप्त द्वितीय करते हैं। इसलिए लोग इन्हें क्या कहने लगते हैं, मतलब आज का विक्रमादित्य, मतलब कि इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली, इन्हें एक उपाधि मिल गई और उस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं नहीं असली विक्रमादित्य यही थे, लेकिन बहुत सारे क्या बोलते हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हम मध्य प्रदेश के लोग हैं और हम यही मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक थे और हमारे उज्जैन के विक्रमादित्य जो थे वो अलग शासक थे। ये दोनों ही अलग अलग शासक हैं, इन दोनों को एक नहीं किया जा सकता। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, भारत के इतिहास में बताऊंगा। चलिए, तो विक्रमादित्य जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं है ना, उपाधियां देते हैं ना। जैसे कि मान लो कि ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, एक नया देश बन गया था। ठीक है, तो हम बोलते हैं यार इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को, मतलब पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट दिया, पाकिस्तान को उसने टुकड़ों में बांटकर एक नया देश बना दिया पाकिस्तान से। अब मान लो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो पाकिस्तान को किसी टुकड़े में काटकर है ना, बलूचिस्तान वाला या फिर ये जो पीओके वाला एरिया है यहाँ पर मान लीजिए कि इन लोगों
मतलब पीओके वाला जो एरिया है उसको भारत में मिला लेते हैं, है ना, भारत में ही है परंतु कब्जे में पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान के कब्जे से उसको लेकर, है ना, एक भारत में मिला लिया। तो हम यही कहेंगे ना यार, जैसा काम इंदिरा गांधी ने किया था वैसा ही आज इन्होंने भी किया, पाकिस्तान से कुछ हिस्सा छीनकर उसको या तो अपने में मिला लिया या फिर पाकिस्तान का कुछ ऐसा हिस्सा छीन लिया और उसको एक अलग सेपरेट देश बना दिया। तो हम कहेंगे ना ये तो यार आज मतलब उस समय जो इंदिरा गांधी ने किया था वो आज नरेंद्र मोदी ने कर दिया, है ना, या फिर उस समय जो महाराणा प्रताप ने किया था वो आज इस व्यक्ति ने किया। तो जनरली ऐसा ही होता है ना, उपाधि इसी तरीके से दी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो काम पूर्व में विक्रमादित्य ने किया था वो आज चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, इसलिए लोग इन्हें विक्रमादित्य कहने लगे। ठीक है, चलिए, तो विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो उज्जैन का शासक था वह था रुद्र सिंह तृतीय, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। उज्जैन का जो शासक था उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने युद्ध में हराया था और रुद्र सिंह तृतीय को युद्ध में हराकर उज्जैन से उसको खदेड़कर शकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उज्जैन को जीतकर उज्जैन को अपनी एक और राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी ही थी, उज्जैन गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनी। साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का भी इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उज्जैन को जीता, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को जो यहाँ से खदेड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों का संहार किया इस क्षेत्र से, तो इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक चांदी का सिक्का जो है वो जारी किया था। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में यदि हम और फैक्ट्स की बात करें, है ना, यदि हम और फैक्ट्स देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, तो मध्य प्रदेश से जो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के और फैक्ट मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने विजय अभियानों के दौरान, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपनी विजय अभियानों के दौरान मध्य प्रदेश आया था, है ना, और मध्य प्रदेश में भी वो कहाँ आया था, तो विदिशा में, है ना। विदिशा का बड़ा संबंध रहा है गुप्त वंश से, यहाँ से गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं जो गुप्त वंश से संबंधित हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो जो विदिशा है, विदिशा आया था और विदिशा से एक अभिलेख प्राप्त होता है। विदिशा में जो गुफाएं हैं ना उदयगिरी की, विदिशा में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, उन उदयगिरी की गुफाओं में एक अभिलेख प्राप्त होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। वो अभिलेख ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने मंत्री वीरसेन शाप के साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने मंत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था जिसका नाम था वीरसेन शाब, तो अपने मंत्री वीरसेन शाब के साथ उदयगिरी आया था, है ना, अपने मंत्री वीरसेन शाब के साथ विदिशा आया था, जिसकी जानकारी हमें उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं से प्राप्त होती हैं। गुफाओं में इससे संबंधित अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक और प्रमाण हमें मिलता है उदयगिरी की गुफाओं से कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने विजय अभियानों के दौरान अपने मंत्री वीरसेन शाब के साथ विदिशा आया था। ठीक है, तो ये फैक्ट और आपको याद रखना है, परीक्षक पूछेगा, सीधा प्रश्न कर लेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विदिशा आया था, निम्न में से कौन सी गुफा में इससे संबंधित प्रमाण हमें मिलते हैं, या इससे संबंधित प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपसे प्रश्न कर लेगा। तो उदयगिरी की गुफाओं में इस बात का उल्लेख है कि अपने मंत्री वीरसेन शाब के साथ जो है, वीरसेन शाब के साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो मध्य प्रदेश में आया था, मतलब विदिशा में आया था, ये आपको याद रखना है। चलिए
अब देखो स्टूडेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में यदि हम और बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में अपने बेटे गोविंद गुप्त को, है ना, ये नाम आप याद रखिएगा, अपने बेटे गोविंद गुप्त को यहां दशपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था, है ना। दशपुर मतलब कि वर्तमान का मंदसौर। तो इस दशपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था, किसे? दशपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था गोविंद गुप्त को। ठीक है, गोविंद गुप्त को दशपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अपने शासनकाल में गोविंद गुप्त जो है वो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे गोविंद गुप्त को दशपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब ये हमें कहां से पता चला? तो ये जानकारी हमें मिलती है मंदसौर के अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख या फिर दशपुर अभिलेख से। दशपुर अर्थात कि वर्तमान का मंदसौर। तो मंदसौर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे गोविंद गुप्त को राज्यपाल बनाया था दशपुर का। देखो उज्जैन और उज्जैन के बाद ये जो दशपुर है, मतलब कि जो वर्तमान का मंदसौर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों था? एक तो यहां से राजस्व भी बड़ी मात्रा में मिलता था, साथ ही साथ मालवा का एक प्रकार से ये जो लाट देश था इधर, ये जो गुजरात था, तो जो भी आक्रमणकारी आते थे एक प्रकार से ये बॉर्डर थे, है ना। यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना होता था अगर आपको मध्य प्रदेश और मालवा को सेव करना है तो, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी चाहे मतलब जो भी वंश रहे हैं उन्होंने उज्जैन को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, उज्जैन को राजधानी के रूप में चुना। कारण अशोक के समय कारण राजस्व मिलता था, है ना, बाकी शासकों के समय राजस्व मिलता था, प्लस एक ऐसा क्षेत्र था कि अगर इसको जीत लिया तो मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों को जीतना बड़ा आसान हो जाता था। इसलिए इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उज्जैन, मंदसौर, ये जो पश्चिमी मालवा है ये वाला। समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का भी कब्जा पूर्वी मालवा पर था, पश्चिमी मालवा पर उसकी उतनी पहुंच नहीं थी। मतलब समुद्रगुप्त भी पश्चिम मालवा को उतना अपने कब्जे में नहीं कर पाया था जितना चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और या फिर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात के शासकों ने उसे अपने कब्जे में रखा। दशपुर में बिल्कुल अपना एक राज्यपाल बिठाया रखा, है ना, ताकि इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है वो प्रॉपरली तरीके से जमाया जा सके, है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई अन्य आक्रमणकारी आकर इस क्षेत्र में घुसपैठ कर गुप्त वंश से ये क्षेत्र छीन ले, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां से राजस्व मिलता था। चलिए, तो मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे गोविंद गुप्त को जो है मंदसौर का, दशपुर का राज्यपाल बनाया था। सिवनी, हरदा तथा सीहोर, इन 3 स्थानों से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सिवनी, हरदा और सीहोर, इन 3 स्थानों से चंद्रगुप्त द्वितीय के जो हैं वो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को सिक्कों में सिंह विक्रम कहा गया है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके सिक्कों में सिंह विक्रम कहा गया है। इन सिक्कों में उसे सिंह विक्रम लिखा गया है। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि भाई सिंह विक्रम नाम से मध्य प्रदेश में जो सिक्के मिलते हैं वो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सिवनी, हरदा, सीहोर, इन स्थानों से इस प्रकार के सिक्के जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। चलिए, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो अगला शासक बना वह शासक बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के भी बहुत सारे एविडेंस हमें प्रदेश में मिलते हैं। यहां तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जब मैं आपको गुप्त वंश से संबंधित निर्माण पढ़ाऊंगा तो उन निर्माणों में भी मैं आपको कुमारगुप्त से संबंधित निर्माणों को बताऊंगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम, है ना, जिसका एक और नाम था महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य जो था वो अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य अगला शासक हुआ। अब ऐसा कहा जाता है, मंदसौर अभिलेख हमें जानकारी देता है, जो दशपुर अभिलेख है,
देखो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप थोड़ा फोकस अच्छे से कीजिएगा। दशपुर अभिलेख जो है वो ये कहता है कि कुमार गुप्त का सामंत बंधु वर्मा, है ना, इस कुमार गुप्त का जो सामंत था जिसका नाम था बंधु वर्मा, कुमार गुप्त का सामंत नाम था जिसका बंधु वर्मा, जो कि दशपुर का शासक था। मतलब दशपुर मतलब कि जो वर्तमान मंदसौर है उस मंदसौर का ये शासक था, मतलब पश्चिमी मालवा का ये राजा था बंधु वर्मा। बंधु वर्मा जो था वो मंदसौर का शासक था, मंदसौर का शासक था, इसका सामंत था ये, है ना। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मंदसौर का उस समय राज्यपाल था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गोविंद गुप्त था, वैसे कुमार गुप्त के समय बंधु वर्मा जो है वो मंदसौर का शासक था, मंदसौर का राज्यपाल था। और ये बंधु वर्मा कौन था, तो ये कुमार गुप्त का सामंत था, है ना। कुमार गुप्त का सामंत बंधु वर्मा जो है वो यहाँ का शासक था। अब ऐसा कहा जाता है कि इस बंधु वर्मा के आह्वान पर लाट देश से एक बुनकरों की श्रेणी यहां पर आई थी, रेशम बुनकरों की श्रेणी। बंधु वर्मा जो था, इस बंधु वर्मा के आह्वान पर लाट प्रदेश मतलब कि वर्तमान का गुजरात वाला एरिया, लाट प्रदेश से एक रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, मतलब उनका एक ग्रुप मंदसौर आया था और यहां पर आकर उन्होंने रेशम बुना था। ये जानकारी हमें दशपुर अभिलेख से मिलती है ना। दशपुर अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है कि बंधु वर्मा के आह्वान पर लाड प्रदेश से रेशम बुनकरों का एक ग्रुप जो है वो मंदसौर आया था और उस ग्रुप ने यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया और उस ग्रुप ने, उस रेशम बुनकरों की श्रेणी ने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था, है ना। मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मंदसौर में सूर्य मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था रेशम बुनकरों की इस श्रेणी ने, है ना। तो मंदसौर अभिलेख से बंधु वर्मा के समय एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, ये जानकारी मिलती है। रेशम बुनकरों ने ये मंदिर बनवाया था, सूर्य मंदिर, है ना, मंदसौर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट क्लियर हुआ सबको, ठीक है। एक अभिलेख मतलब ये सूर्य मंदिर से संबंधित और ये जितनी भी जानकारी मिलती है ना, ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो ये अभिलेख में मिलती है ना। 436 ईस्वी का अभिलेख है ये, है ना। ये जो दशपुर अभिलेख है ना, ये 436 ईस्वी का अभिलेख है और इस अभिलेख में ये बात लिखी है कि भाई कुमार गुप्त के समय पर बंधु वर्मा मंदसौर का शासक था और इस बंधु वर्मा के आह्वान पर लाट प्रदेश से रेशमी वस्त्रों के निर्माता मतलब रेशमी बुनकरों की एक श्रेणी जो है वो दशपुर आई थी और जिन्होंने यहाँ पर रेशम से रेशमी वस्त्रों का यहाँ निर्माण किया था दशपुर में। और उन्होंने 437-38 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, मतलब 437-38 ईस्वी में इन्होंने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जानकारी हमें मिलती है बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षक जो है यहाँ से प्रश्न जो है वो कर सकता है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अब कुमार गुप्त के पश्चात अगला जो शासक हुआ गुप्त वंश में वह हुआ स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त से संबंधित क्या क्या प्रमाण हमें प्रदेश में मिलते हैं, तो स्कंदगुप्त से संबंधित प्रमाण हमें मिलते हैं दमोह से, है ना। दमोह के सकोर से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो स्कंदगुप्त के कुछ सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं दमोह से। स्कंदगुप्त से संबंधित जो प्रमाण हैं वो प्रमाण हमें सिक्कों के रूप में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दमोह से, ठीक है। चलिए आगे धीरे धीरे ये गुप्त वंश जो है यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो अपने पतन की ओर बढ़ता गया। गुप्त वंश का जो दायरा है वो भी सिमटता गया, है ना। जैसे मौर्य वंश का पतन हुआ था, शुंग वंश का पतन हुआ था। प्रारंभ में तो इनकी जो सत्ता थी वो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर थी, पर धीरे धीरे अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इनके जो राज्य हैं वो इनसे छीनते गए। तो स्कंदगुप्त के पश्चात हमें छुटपुट कुछ और गुप्त वंश के शासकों की भी जानकारी हमें प्रदेश से मिलती है, लेकिन वो उतनी प्रमाणिक और ठोस नहीं है
इनको पढ़ें। लेकिन एक शासक के विषय में हमें पता चलता है जिसका नाम था बुद्धगुप्त, है ना। गुप्त वंशी एक शासक के विषय में पता चलता है जिसका नाम था बुद्धगुप्त, है ना। बुद्धगुप्त, ये याद रखना, बुद्ध नहीं, बुद्धगुप्त, है ना। बुद्धगुप्त जो था वो पूर्वी मालवा में मतलब बुद्धगुप्त जो था वो शासक था। और इस बुद्धगुप्त के जो सिक्के हैं वो हमें मालवा, खासकर पूर्वी मालवा में हमें जो है इसके सिक्के देखने को मिलते हैं। इसके सिक्के हमें देखने को मिलते हैं मालवा में, किसके? बुद्धगुप्त के। और इसका मालवा में जो प्रतिनिधि था वो प्रतिनिधि का नाम भी हमें मिलता है शूरश्मि चंद्र। शूरश्मि चंद्र नामक इसका सामंत था या राज्यपाल था, है ना, जो मालवा को संभाल रहा था, या मालवा की बागडोर जो है वो इस शूरश्मि चंद्र के हाथ में थी। और इसके सिक्के भी हमें मालवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और शासक की जानकारी मिलती है और वो मिलती है एरण अभिलेख से। जो एरण अभिलेख है सागर का, इस एरण अभिलेख से एक शासक की जानकारी मिलती है जिस शासक का नाम था भानुगुप्त। ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करो, आप भारत का कोई सा भी इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे एमए बीए में जहां पर भी आप इतिहास पढ़ रहे हो भारत का, वहां पर इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है या इससे संबंधित फैक्ट्स आप जरूर पढ़ते हैं। एरण अभिलेख, भानुगुप्त का जो अभिलेख है, तो एरण अभिलेख जो है जिससे हमें भानुगुप्त की जानकारी मिलती है ना, 510-511 ईस्वी का ये अभिलेख था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर एरण से जो अभिलेख मिला था जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी थी, जिसमें उसने स्वभोग नगर कहा था, तो यही अभिलेख है क्या? वो नहीं, वो अभिलेख अलग है, ये अभिलेख अलग है, मिला एक ही स्थान से, इसलिए एरण अभिलेख के नाम से ही जानते हैं, है ना। वो अभिलेख भी एरण से मिला, ये अभिलेख भी एरण से मिला, जो 510-511 ईस्वी का है, जो है भानुगुप्त का। अब ये एरण अभिलेख क्या कहता है? तो ये एरण अभिलेख कहता है कि तोरमाण एक हुण शासक था, है ना, हुण शासक था तोरमाण, है ना। हुणों का आक्रमण हुआ था भारत में, तो एक हुण शासक था जिसका नाम था तोरमाण। इस तोरमाण ने आक्रमण किया था भानुगुप्त पर, है ना। तोरमाण, हुण शासक तोरमाण जो है वो भानुगुप्त पर आक्रमण करता है। और इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध में भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, है ना, भानुगुप्त का जो सेनापति था नाम था जिसका गोपराज, है ना। भानुगुप्त का सेनापति नाम था जिसका गोपराज, उसकी हो जाती है मृत्यु। मतलब गोपराज जो है इस युद्ध में शहीद हो जाता है। भानुगुप्त का सेनापति गोपराज इस युद्ध में शहीद हो जाता है, की मृत्यु हो जाती है। और गोपराज की जो पत्नी है, वो गोपराज की मृत्यु के पश्चात इस गोपराज की जो पत्नी है वो सती होती है ना। गोपराज की जो पत्नी है वो सती होती है। सती का मतलब अपने आप को वो भी क्या कर लेती हैं, अग्नि के सुपुर्द, पति की चिता के साथ जिंदा उसकी भी चिता जो है वो जल जाती है ना, मतलब उसको भी जिंदा जला दिया जाता है। तो इस गोपराज की पत्नी जो है वो सती होती है। अब भारत में ये सती प्रथा का, है ना, सती प्रथा का जो भारत में हमें प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाणों में ये सबसे प्राचीन प्रमाण है। मतलब इससे पुराना भारत में सती प्रथा से संबंधित कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता, है ना। तो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुण आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त कर लेता है और उसकी जो पत्नी है वो सती हो जाती हैं। ये बात हमें पता चलती है एरण अभिलेख से। और ये भारत का सती प्रथा का या सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला एविडेंस है, नाम है एरण अभिलेख। ठीक है, तो गुप्त वंश से संबंधित ये भी आपको याद रखना है भानुगुप्त के विषय में। ठीक है, हुण शासक तोरमाण का आक्रमण होता है और ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए, तो ये गुप्त वंश के शासकों से संबंधित बातें हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के निर्माण।
कि गुप्त वंश के शासकों ने प्रदेश में क्या क्या निर्माण करवाए। ठीक है, गुप्त वंश की शासकों ने क्या क्या निर्माण हमारे प्रदेश में करवाए। अब हम उन निर्माणों की बात करेंगे कि आखिर में कौन से मंदिर बनाए, कौन सी गुफाएं बनाई, कौन कौन से अभिलेख मिले, उन अभिलेखों में क्या लिखा, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे गुप्त वंश से संबंधित निर्माण, है ना, गुप्त वंश से संबंधित जो वास्तुकला हमें हमारे प्रदेश में मिली, उस वास्तुकला के अवशेषों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।